हम्म। तो चलिए हम लोग को आज पढ़ना है ट्राइंगल। क्या पढ़ेंगे हम लोग? ट्राइंगल। ट्राइंगल क्या होता है? इसको आप त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज में स्पेशली आपको त्रिभुज के बारे में डेफिनेशन तो बताने की जरूरत है नहीं। त्रिभुज किसे कहते हैं? तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को हम क्या कहते हैं? त्रिभुज कहा जाता है। तो इसमें जो स्पेशली कहा गया है, अगर आप बुक पढ़ लीजिए, पहले आप क्या करेंगे, जब पढ़ाई करिए तो वीडियो रोक करके पहले आप उस बुक को पढ़िए, पूरा एक एक टॉपिक पढ़ लीजिए, फिर उसको हम समझाते हैं। आशा है पढ़ लिए होंगे। तो आपकी बुक में लिखा है कि दो चित्र बने हुए, देख रहे हैं चित्र? देखिए क्या बना है कि एक आदमी सीढ़ी लगा के कहाँ चढ़ गया? छत पे, और डंडा लेके कह रहा है अभी जल्दी हम कहाँ पहुंच जाएंगे? चाँद को छू लेंगे। किसको छू लेंगे? चाँद को छू लेंगे, हैं? एक आदमी रस्सी लेके पहाड़ पे चढ़ गया और कह रहा है कि पहाड़ की ऊंचाई नापना कितना आसान है आसान? बताइए, पहाड़ की ऊंचाई नाप सकते हैं? आसान है? नहीं आसान है ना। तो आप सोचते होंगे कि लोग कैसे बता देते हैं, बुक में जो लिखा रहता है कि इस पहाड़ की ऊंचाई इतनी है ना, चंद्रमा की ऊंचाई इतनी है, चंद्रमा की दूरी इतनी है, ये सब हम कैसे पता करते हैं? तो इन सब में हम लगाते हैं कुछ विशेष नियम। त्रिकोणमिति के भी नियम लगते हैं, और ये जो आपका त्रिभुज पढ़ेंगे इसमें भी लगेगा। ठीक है। तो त्रिभुज में आपने एक कंसेप्ट कक्षा 9 में सीखी थी, सर्वांग समता। पढ़े थे ना? सर्वांग समता पढ़े थे जी। सर्वांग समता में क्या होता है कि दो त्रिभुज सर्वांगसम तब कहे जाते हैं, दो त्रिभुज सर्वांगसम तब कहे जाते हैं जब उनकी दो चीज, एक होती है शेप और एक होती है साइज। क्या होती है? शेप और साइज। शेप को हिंदी में आकार कहते हैं और साइज को हिंदी में अमाप कहते हैं। ठीक। तो अगर किसी भी ट्रायंगल में दो चीजें बराबर हो, या कोई भी दो फिगर हो, ट्रायंगल ही नहीं, जैसे हम कहें कि ये आपका हाथ का पंजा, ये दोनों सर्वांगसम है कि नहीं है। अगर एक आकृति को दूसरी आकृति पर रखने पर पूरा पूरा ढक ले, ठीक है, यानी दूसरी वाली आकृति ना दिखे, तो ये चीजें, ये आकृतियां क्या कही जाती हैं? सर्वांगसम कही जाती हैं। क्या कही जाती हैं? सर्वांगसम कही जाती हैं। अब आप देखें तो हाथ को अगर मेजर करेंगे तो ये हाथ का आकार दिख रहे हैं, इस हाथ का आकार, दोनों हाथ का आकार सेम है ना, कि डिफरेंट हो गया? सेम है, यानी आपका शेप सेम है। क्या सेम है? शेप, यानी आकार आपका सेम है, और साइज भी ये वाली अंगुली इस वाली अंगुली के बराबर है ना। तो ऐसी आकृतियों को हम सर्वांगसम आकृति कहते हैं। कैसी आकृति कहते हैं? अब बताओ आप क्या एग्जाम्पल दे सकते हैं कि कौन कौन आकृतियां सर्वांगसम हैं? ऐसी आकृतियां कौन सी हैं जो सर्वांगसम है? जैसे सोच के बताइए आप एग्जाम्पल। जैसे हमारे दोनों कान हो गए, लगभग सर्वांगसम है। जैसा ये कान हो वैसा ये कान है। कभी काट के रखे तो है नहीं, कैसे चेक करेंगे हैं? लेकिन जान सकते हैं, आशा कर सकते हैं हम। या और कोई चीज बताइए जो सर्वांगसम हो। ये त्रिभुज और इसी के टाइप का अगर हम दूसरा त्रिभुज बना दें तो ये भी हम क्या कहते हैं? सर्वांगसम कहते हैं। ठीक। भुजा वाला वर्ग। हाँ, बराबर भुजा वाला वर्ग भी आपका हो सकता है, बराबर भुजा वाला आयत भी हो सकता है। तो ये सारी चीजों में क्या होता है आपका? सर्वांगसम कहा जाता है। इसकी कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं, और आपने पढ़ा था कि दो त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए तीन प्रमेय हम पढ़े थे, है ना। एक पढ़े थे ये, एक पढ़े थे ये, और एक पढ़े थे ये, है ना। ये क्या है आपका? एंगल साइड एंगल, है ना। एंगल साइड एंगल थ्योरम। SAS का मतलब साइड एंगल साइड थ्योरम, और SSS का मतलब साइड 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 थ्योरम। ठीक है। इसको याद करने का एक तरीका आपको बताया गया होगा। आशा की सास ने SSS कहा और त्रिभुज सर्वांगसम हो गया। किसने क्या कहा? आशा की सास ने SSS कहा तो त्रिभुज क्या हो गया? सर्वांगसम हो गया। तो ये सारी कंसेप्ट आप पढ़ चुके हैं, इसको हमने एक बार रिवाइज करवा दिया आपका। अब इसमें एक प्रश्न ये उठता है कि अगर किसी में साइज ना सेम हो, साइज ना सेम हो, केवल शेप सेम हो जाए, यानी आकार अगर सेम हो, तब उस टाइप के त्रिभुज को हम क्या कहेंगे, या उस टाइप की आकृतियों को हम क्या कहेंगे? ऐसी आकृतियों को हम कहते हैं समरूप। क्या कहते हैं? समरूप, इक्विवेलेंट, है ना। तो समरूप क्या होता है? समरूप आप इसके शब्द से ही देख रहे हैं, सम माने समान होता है और रूप माने रूप का। जिन दो चीजों का रूप समान हो वैसी आकृतियां क्या कही जाती हैं?
समरूप कहे जाते हैं। जैसे मोबाइल, मोबाइल मान लो एक वीवो की मोबाइल हो गई और एक आप एमआई की मोबाइल ले लीजिए, हैं? दोनों का आकार कैसा होता है? चौकोर ही होता है ना, कि मोबाइल कोई ऐसे ही से बनती है, हैं? अगर ऐसी मोबाइल बन जाए तो क्या समस्या है? बहुत समस्या होगी, रखने में समस्या होगी, है ना, इतनी बड़ी जेब बनवानी पड़ेगी। तो आप मोबाइल कह सकते हैं। आप अपने जहाँ बैठे हैं, आप अपने कमरे में देख के बताइएगा कि क्या क्या आकृतियां सेम हैं। जैसे दरवाजा, आपका दरवाजा किसके समरूप है? खिड़की के, है ना। खिड़की छोटी होती है लेकिन लगभग जो है उसी आकार की होती है ना। तो ऐसी आकृतियों को हम समरूप आकृतियां कहते हैं। कौन सी आकृतियां कहेंगे? समरूप आकृतियां कहेंगे। और एग्जाम्पल बता सकते हैं, जैसे खिड़की हो गया और कोई छोटा सा झरोखा कटा हो, जैसे ये सब कटे हैं, है ना। तो ये सब चीजें क्या होती हैं? समरूप आकृतियां। ठीक, तो समरूप आकृतियां ढेर सारी हैं, लेकिन हमको डिस्कस किस पर करना है? त्रिभुज की समरूपता पर। किस पे डिस्कस करना है? त्रिभुज की समरूपता क्या होती है उसको हम लोग जानेंगे। हाँ, और बताइए, क्या वृत्त, सारे वृत्त समरूप होते हैं? हाँ, आप देख सकते हैं, ये आपका छोटा सा वृत्त, ये इससे बड़ा वृत्त, है ना। दोनों एक के रूप के हैं कि नहीं? केवल क्या बदल गई? इसे क्या कहेंगे आप? इसको क्या कहते हैं हम? ये यहाँ से ओ से ए तक की दूरी, हाँ, त्रिज्या, है ना। तो ये त्रिज्याएं बढ़ गई, इसमें घट गई, तो ये, लेकिन रूप तो वही रहा। तो सारे वृत्त क्या होते हैं? समरूप होते हैं। सारे वर्ग बताइए, जैसे कोई वर्ग रहेगा तो उसकी चारी भुजा बराबर, है ना। ये भुजा आपकी, ठीक है। तो सारे वर्ग क्या होते हैं? समरूप होते हैं। ठीक, लेकिन सर्वांग होते हैं? नहीं होते हैं। लेकिन ये बताइए कि अगर एक आपका ये वर्ग है, इसकी साइड 3 3 मान लेते हैं, सब 3 है। एक वर्ग हम और बता दें, इसकी भी साइड 3 3 है, ये समरूप है कि नहीं है? समरूप है। सर्वांग भी है ना। सर्वांग कैसे है? क्योंकि इसका जो आपको देख सकते हैं क्या बराबर है? साइड बराबर, कोण भी बराबर, साइड बराबर है, मतलब आकृति भी बराबर है। शेप और साइज, शेप और साइज दोनों बराबर हो गई। तो क्या ये सर्वांगसम है कि समरूप? बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर्वांगसम ये समरूप नहीं है। ऐसा नहीं है। जिसकी दो चीजें बराबर रहेंगी उसकी एक चीज बराबर रहेगी कि नहीं रहेगी? जैसे मैं कहूं कि मेरे दोनों हाथ आपके दोनों हाथ के बराबर है, तो क्या मेरा एक हाथ आपके हाथ के बराबर होगा कि नहीं होगा? होगा ही, है ना। यानी दो शर्त अगर संतुष्ट हो रही है, जैसे आपसे कहा जाए कि आपके पास 10 रुपए हैं, तो क्या आपके पास 5 रुपए नहीं है? क्लियर है? क्योंकि अगर पूरा है तो उसमें से आधा पार्ट तो रहेगा ही। तो जिसकी शेप और साइज दोनों क्या हो गई? बराबर हो गई, उसकी शेप तो बराबर होगी ही, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको एक से ही मतलब है, क्या देखने के लिए? समरूप देखने के लिए हमें केवल एक चीज से मतलब है, वो क्या है? आपकी शेप बराबर होना चाहिए। साइज बराबर हो या ना हो जाए तब भी है, ना हो तब भी है। ठीक, लेकिन जरूरी क्या है? शेप बराबर। ठीक, तो चलिए, ये तो हमने देखा कि शेप और साइज पे क्या डिस्कशन है। अब एक्सरसाइज आप देखिए, एक्सरसाइज में आपको कुछ करना नहीं है। खोलिए जरा एक्सरसाइज आपको दिया गया है। हाँ, कुछ चीजें और जान लीजिए कि क्या ऐसे ही हम जान सकते हैं कि और कुछ करना पड़ेगा? किसके लिए? समरूप के लिए। तो चलो एक चित्र बनाते हैं। क्या ये समरूप है? नहीं। ये समरूप है कि नहीं है, थोड़ी सी समस्या हो गई इसमें, क्योंकि इसको हम देख करके स्पेशली नहीं बता सकते। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसको हम देख करके नहीं बता सकते हैं क्या कि समरूप है कि नहीं है। तो जरूरत पड़ी कि कैसे बताया जाए, जरूरत ये पड़ी कि कैसे हम बताएं कि कोई चीज समरूप है कि नहीं है। तो इसके लिए कुछ थ्योरम्स बनाई गई। क्या बनाई गई? कुछ प्रमेय बनाई गई, जिसमें स्पेशली पहली है आपकी थेल्स प्रमेय। कौन सी प्रमेय? थेल्स प्रमेय। तो इसके बारे में हम लोग अगली एक्सरसाइज के पहले चर्चा करेंगे। इसमें देख लीजिए, पहली एक्सरसाइज आप खोल लिए। तो देखो इसमें क्या क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन क्या है? आप इसमें देख सकते हैं, आसानी से पढ़ेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। तो अभी वृत्त क्या लिखा है? हाँ, क्या होते हैं?
सभी वृत्त समरूप होते हैं। हाँ, सभी वृत्त क्या होंगे आपके? समरूप होते हैं। दूसरा क्या लिखा गया आपको? दूसरा लिखा गया सभी वर्ग। हाँ, सभी वर्ग क्या होते हैं? हमने बताया आपको, समरूप की सर्वांगसम समरूप समरूप होते हैं। क्योंकि एक छोटा वर्ग बना दिया जाए और एक बड़ा वर्ग बना दें तो क्या ये सर्वांगसम होंगे? नहीं। क्यों नहीं सर्वांगसम होंगे? क्योंकि इनकी साइज नहीं बराबर है। क्या बराबर है? केवल शेप बराबर है। ठीक है, अगला क्या है आपका? सभी त्रिभुज समद्विबाहु समबाहु। कैसे त्रिभुज समरूप होंगे? देखो, इसको देख लेते हैं। एक त्रिभुज हमने इस तरह बनाया, दूसरा त्रिभुज हमने बड़ा सा बना दिया मान लीजिए। ठीक, तो ये वाली चीज इसके बराबर, ये वाली चीज इसके बराबर। ठीक, लेकिन ये वाला आपका ये दोनों बराबर हैं और ये दोनों आपस में बराबर है, तो क्या ये समरूप हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि इसके मतलब अब इस पे बराबर नहीं है। हाँ, इस पे चर्चा किस आधार पे की जा सकती है कि शेप बराबर है कि नहीं है। शेप आपको देखना है। क्या देखना है? दोनों का शेप। और समबाहु अगर बना दें तो सारे समबाहु त्रिभुज क्या होते हैं? एक ही है ना। तो इस एक्सरसाइज के पहले आपको एक चीज बताया गया है कि अगर समरूप हों तो आप दो त्रिभुज ऐसे बनाइए जो समरूप हों, या आप ये क्रियाकलाप जो आपको दिया गया है, पहला क्रियाकलाप क्या लिखा है देखिए जरा, पढ़िए उसको। उसमें लिखा गया है कि अगर आप दो समरूप आकृतियां बनाएं तो कौन कौन सी चीजें सेम होती हैं। दो शर्त है समरूप होने के लिए। पहली बात, कोण समान होने चाहिए। त्रिभुज ए बी सी ये समरूप होता है किस त्रिभुज के? मान लो पी क्यू आर के। तो इस स्थिति में कोण ए बराबर होना चाहिए कोण पी के, कोण बी बराबर होना चाहिए कोण क्यू के, और कोण सी बराबर होना चाहिए कोण आर के। एक शर्त ये है। दूसरी ये है कि इसकी साइड का रेशियो, इसकी साइड ए बी, इसकी साइड पी क्यू, ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू इसकी साइड बी सी और इसकी साइड क्या हो जाएगी? क्यू आर इक्वल टू इसकी साइड आपकी ए सी और तीसरे वाली साइड आपकी क्या हो गई? ए सी और पी आर। ठीक है, तो ये दोनों शर्तें अगर संतुष्ट होती हैं, ये दोनों शर्तें अगर संतुष्ट होती हैं तो त्रिभुज को हम क्या कहेंगे? समरूप कहेंगे। ठीक है, दो त्रिभुज समरूप होते हैं। यही आपकी इसकी जान लीजिए आधारभूत प्रमेय है। किसके लिए? समरूप। हाँ, समरूप आकृतियां सिद्ध करने के लिए। तो अब आप देखिए, अगर ये समद्विबाहु त्रिभुज हो, कैसा त्रिभुज हो? समद्विबाहु। तो मान लो ये दोनों कोण आपके 30-30 अंश हैं, तो ये कोण कितना होगा आपका? कितना अंश होगा? हाँ, ये दोनों 30-30 हो गए, तो ये आपका बचेगा 120 अंश। लेकिन अगर हम इसी को बढ़ा दें और ऐसा त्रिभुज बनाएं जिसमें ये दोनों भुजा बराबर, ये 60 मान लो ये 50-50 हो गया। क्या हो गया? 50-50। तब उस स्थिति में क्या होगा? ये 80 होगा। अब आप देख सकते हैं इसमें कि दो कोण तो समान है। दो कोण हमने समान क्यों किया है? क्योंकि दो भुजाएं समान है। जो भुजा बराबर होती है उसके सामने के कोण भी बराबर होते हैं, पढ़े हैं त्रिभुज में। तो ये दोनों कोण आपके 30-30 थे 120, ये 50-50 थे 80। दोनों कैसे त्रिभुज हैं? समबाहु की समद्विबाहु? दोनों समद्विबाहु। समद्विबाहु है। अब आपसे प्रश्न ये था कि क्या दो समद्विबाहु त्रिभुज जो होते हैं वो समरूप होते हैं? तो समरूप की हमारी ये जो शर्त है कि तीनों संगत कोण क्या होने चाहिए? ये सेटिस्फाइड हो रही है यहाँ पे? नहीं हो रही है ना। इसका मतलब ये चीज आपका नहीं है। क्या नहीं है? समरूप नहीं। अगला क्वेश्चन क्या था देखिए, भुजाओं की संख्या समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि संगत कोण क्या हो? अभी हमने बताया, ये हमने किसके लिए बताया? ये हमने किसके लिए बताया है? त्रिभुज के लिए। लेकिन ये लगभग सभी भुज के लिए, सभी भुज का मतलब चाहे चतुर्भुज हो, चाहे पंचभुज हो, चाहे 6 भुज हो। अगर आप दो पंचभुज बना लीजिए, ये है ना, इस तरह दो पंचभुज अगर हम बना लें तो आप देखेंगे कि इनके कोण क्या होंगे? आपस में बराबर आने चाहिए। अगर बराबर हैं कोण, ठीक है, तो उस स्थिति में ये दोनों पंचभुज क्या कहे जाएंगे? समरूप कहे जाएंगे। तो शर्त यही हुई। इसमें क्या भरेंगे आप कि समान भुजाओं वाले बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती। हाँ, ये देखिए अनुपात लिखा है, अनुपात बटा माने अनुपात ही तो है। तो इनकी संगत भुजाएं क्या हो? समानुपाती हो। तो ये त्रिभुज क्या होते हैं? आपके समरूप होते हैं।
निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां आसानी से आप बता सकते हैं, ठीक है। ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, ये तो बहुत आसान है ना। ये सब आप खुद से लिखिएगा। तीसरा देखते हैं कि बताइए कि निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या नहीं। आप देख करके ही देख रहे हैं कि इसका कोण जो बना है ये 90 अंश बना है। हाँ। नहीं, पहले वाले में PQRS में ये 90 अंश नहीं है, जबकि दूसरे में अगर देखा जाए तो कितने अंश का है, 90 अंश का है। कितने अंश का है आपका, 90 अंश का है, ठीक। तो इस तरह ये आपका हो जाता है कि ये प्रत्येक कोण कितने अंश का आ गया, 90 अंश का। तो ये आपकी प्रश्नावली आपकी खत्म होती है। चलिए अगली प्रमेय जो आपकी है 6.1 उसको भी देख लेते हैं। क्या है 6.1, जरा पढ़िए उसको और पोज करके देखिए। पहले आप खुद सॉल्व किया करिए।